Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. Chapter 3 Capital Budgeting Structure JIB Paper 2 Accounting Finance for Bankers Module A Business Mathematics and Finance. We start third chapter Capital Budgeting Structure. इस चैप्टर में हम समझेंगे प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड फॉर appraising projects, problems in internal rate of return methodology, what is NPV, net present value, what are the differences between net present value, that is NPV, and internal rate of return, that is IRR, what are investment opportunities and how to do capital rationing, how to take investment decisions and capital rationing, making decisions under uncertainty, expected net present value or ENPV, what is risk adjusted discount rate while calculating NPV. Next, sensitivity analysis for NPV determination, what is decision tree analysis for NPV estimation, non-discounted flow techniques, payback method, accounting rate of return method, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या है? कैश जो आज मेरे हाथ में है उसकी वैल्यू ज्यादा है, अर्थात 1000 रुपये आज जो कस्टमर के हाथ में है उसको वो वैल्यू ज्यादा देगा कंपैरेटिव टू 1000 रुपया एक साल बाद. 1000 रुपीज जो आज कस्टमर के पास है उसके ऊपर एक साल का वह इंटरेस्ट अर्न कर सकता है, प्लस 1000 रुपीज जो अभी उसके पास है उसकी श्योरिटी है एक साल बाद 1000 रुपया मिलने या 1000 रुपीज मिलने की प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा रिस्क है उसमें, इसलिए वो आज की 1000 रुपए की वैल्यू ज्यादा करता है विज़ 1000 रुपीज आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद. यह बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक इंडिविजुअल को प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे या ना करे वह डिसीजन लेना है. मान लीजिए एक प्रोजेक्ट 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपीज 100,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% और यह प्रोजेक्ट 2 साल का है. यदि वह 1 लाख रुपया लोन लेता है या अपना उसका 1 लाख रुपया है, अगर वह कुछ रिस्क नहीं उठाता तो 20,000 रुपीज दैट इज 10% पर एनम के हिसाब से वह इंटरेस्ट से ही कमा सकता है. अगर यह बिजनेसमैन प्रोजेक्ट लगाए और उस प्रोजेक्ट से 1 लाख रुपया डालकर वह 1,20,000 से ऊपर कमाए, से 1,25 या 1,30 या 1,35 या 1,40, तो मानेंगे कि ये रैशनल है, ये एडवाइजेबल है कि प्रोजेक्ट लगाया जाए. तो प्रोजेक्ट लगाने का डिसीजन इस पर निर्धारित होगा कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या हैं. सो सेक्शन 3.1 में हमने देखा कि टाइम वैल्यू फॉर मनी होती है और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते समय जो उसकी फ्यूचर वैल्यू है, जो उसका रिटर्न आएगा वह रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा तो बिजनेसमैन उसमें इन्वेस्ट करेगा. अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होगा तो वह इन्वेस्ट नहीं करेगा, या उससे कम होगा तो बिल्कुल भी नहीं. यह माना जाता है कि बिजनेसमैन के जो डिसीजंस हैं वो रैशनल होते हैं, वो हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे काम करता है. नेक्स्ट, सेक्शन 3.2 प्रेजेंट वैल्यू क्या है या डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स क्या है. जब भी बिजनेसमैन अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उसके रिटर्न्स एक साथ नहीं आते, वह टुकड़ों में एनुअल रिटर्न्स के रूप में आते हैं. इस बिजनेसमैन के लिए कैश इनफ्लो छोटे छोटे चंक्स में थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर होता चला जाता है. फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो उसे कैश मिलने वाला है समय समय पर,
उसको फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर बिजनेसमैन के पास एक नहीं 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट 5 साल का है, दूसरा प्रोजेक्ट 9 साल का है। उसके पास केवल 1 करोड़ रुपया है। या तो वो प्रोजेक्ट ए में डाले या दूसरा प्रोजेक्ट बी में डाले, उसे यह डिसीजन लेना है। वह प्रोजेक्ट ए के जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं ओवर इट्स टाइम पीरियड, उसको प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट कर लेगा। इसी तरह से प्रोजेक्ट बी के जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं ओवर द 9 ईयर्स, उसको वो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेगा। दोनों प्रेजेंट वैल्यू में जिसमें ज्यादा रिटर्न आएगा उस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर देगा। द फ्यूचर वैल्यूज या फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डिस्काउंटिंग कहा जाता है। तो हमने सेक्शन 3.2 में देखा, बिजनेसमैन को जब इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना होता है, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स या फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। जिस प्रोजेक्ट में उसको प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा दिखती है बाय इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट, उसमें वह इन्वेस्ट करेगा क्योंकि उसमें उसका रिटर्न ज्यादा है। नेक्स्ट 3.3 प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स क्या हैं? बिजनेसमैन फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो एक प्रोजेक्ट से उससे मिलने वाले हैं अंदाजा लगाता है, उसको जब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसे प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स का यूज करना होता है। इसके लिए आजकल स्प्रेडशीट्स एंड प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। डिस्काउंट टेबल्स एक ट्रेडिशनल मेथड है। डिस्काउंट टेबल के टॉप कॉलम्स में डिफरेंट रेट रहते हैं, से 1%, 1.1%, 1.2%, 2%, 2.2%, इस तरह से पूरा ऊपर कॉलम्स बने रहते हैं। रो हेड में हमारे पास पीरियड रहता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या फिर 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, या फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और 3 साल बाद एक्सपेक्टेड फ्लो है से 6 लाख रुपए, डिस्काउंटेड टेबल को देखकर हम कॉलम में 6% चूज कर लेंगे और पीरियड साइड में 3 साल, और 3 साल और 6% की वैल्यू के सामने जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू 1000 रुपए की डिस्काउंटेड वैल्यू आज की डेट में दिखेगी। हमारा जो अमाउंट है वो 6 लाख रुपीस है, विच इज इक्वल टू 600,000, यानी कि जो वैल्यू हमारी 1000 रुपीस की 3 साल बाद 6% पे टेबल में रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको जब हम 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 6 लाख रुपए की आज की प्रेजेंट वैल्यू 6% की डिस्काउंटिंग के रेट से 3 साल की निकल आएगी। डिस्काउंट टेबल्स में जो डिफरेंट वैल्यूज दी जाती हैं उन्हें डिस्काउंट फैक्टर्स की संज्ञा दी गई है, उन्हें डिस्काउंट फैक्टर्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज डिस्काउंट फैक्टर्स। सो हमने 3.3 में देखा कि कैसे फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स या फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटेड टेबल्स की सहायता से कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 3.4 व्हाट आर डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट का असेस करने के लिए जो 2 डिस्काउंटिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, पहली है एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, दूसरी है आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यह अप्रेजल करने के लिए एक असम्पशन माना जाता है कि जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो पक्के तौर से मालूम है। दूसरी बात यह मानी जाती है कि इन्फ्लेशन नहीं होगी। इन 2 असम्पशंस के बिहाव पर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज किया जाता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। किसी भी प्रोजेक्ट में टाइम टाइम पर कैश का इनफ्लो है और कैश का आउटफ्लो है। पूरे कैश के इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली जाती है, इसी तरह से कैश का जो आउटफ्लो है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी जाती है, और
प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो को माइनस करने के बाद जो नेटिंग होती है उसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी बोलते हैं। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है तो प्रॉफिट मिलने के बजाय लॉसेस मिलेंगे। अगर हमारे पास 2-3 प्रोजेक्ट हैं तो उसके अंदर जिसका एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है उस प्रोजेक्ट में हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, एक बिजनेसमैन को इन्वेस्ट करना है, एक नई टॉय फैक्ट्री में इन्वेस्ट करे या एक पुरानी टॉय फैक्ट्री खरीद ले। यदि नई टॉय फैक्ट्री में इन्वेस्ट करता है तो उसका काफी लार्ज आउटफ्लो आज होगा और उसके बाद उसको लगातार इनफ्लो मिलता जाएगा। दूसरा, अगर वो एक पुरानी फैक्ट्री खरीदता है तो उसका आज आउटफ्लो थोड़ा कम है, लेकिन मशीन को रिपेयर करने के लिए उसके खर्चे टाइम टू टाइम होते रहेंगे। दोनों की एनपीवी निकालेगा और उसके बाद उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या वो नया फैक्ट्री खरीदे या फिर पुरानी फैक्ट्री से परचेज करके ज्यादा लाभान्वित होगा, जिससे भी उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा उसमें वह इन्वेस्ट करेगा। सो हमने इस सेक्शन में देखा कि कैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को समझेंगे। सेक्शन 3.4 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या आईआरआर को समझने के लिए हमें एनपीवी को और अच्छे से समझना होगा। जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने जितने भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड आउटफ्लोस हैं उनको एक डिस्काउंट रेट, जो रेट ऑफ रिटर्न हमने बनाया था उस पे हम उसकी डिस्काउंटिंग कर रहे थे। यदि हम इस रेट को बढ़ाते जाएं तो इनफ्लो, तो हमारा जो इनफ्लो है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और आउटफ्लो हमारा जो है वैसा ही रहेगा, तो एनपीवी हमारा कम होता जाएगा। अर्थात जब हम डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाते हैं तो एनपीवी कम होता जाता है और जब हम डिस्काउंट रेट घटाते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी बढ़ती है। हम एक ऐसे डिस्काउंट रेट पर पहुंचेंगे जहां पर एनपीवी 0 हो जाए, एक ऐसा डिस्काउंट रेट जहां पर आउटफ्लो माइनस इनफ्लो या इनफ्लो माइनस आउटफ्लो का नेट रिजल्ट 0 हो, दोनों बराबर हो जाए। ऐसा डिस्काउंट रेट जो एनपीवी को 0 कर दे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट कर रहा है वो प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी का आईआरआर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालता है कि क्या उसका रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रहा है। यदि प्रोजेक्ट ए में उसे 9% मिल रहा है, बी में 9.5, सी में 10, डी में 10.5, ई में 11% और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5%। तो अगर 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो प्रोजेक्ट ए जो कि 9% आईआरआर है उसमें इन्वेस्ट करना बेवकूफी होगी। 9% तो रिटर्न आ रहा है, 9.5% हम ब्याज देंगे। 10% वाला प्रोजेक्ट अगर हम बी प्रोजेक्ट लें जो 9.5% रिटर्न दे रहा है उसमें भी कोई फायदा नहीं, रिस्क लो, सब कुछ लो। जिसमें 10% या 10.5% या 11% रिटर्न है वो वर्थ इन्वेस्टिंग है। यदि हमारे पास जो बिजनेसमैन है उसके पास एक सीमित धन है तो वो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट जिसका आईआरआर 11% है वह उसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा, 9.5% पे लोन लेगा और 11% आईआरआर अपने प्रोजेक्ट से जनरेट करेगा। जो 1.5% है वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से वह प्रोजेक्ट किसमें इन्वेस्ट करना है वह डिसीजन ले पाएगा बेस्ड ऑन आईआरआर। ध्यान रहे, आईआरआर वह रेट ऑफ डिस्काउंट है जो एनपीवी को 0 करता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इनफ्लो एंड कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो बिल्कुल मैच कर जाती है। ज्यादातर बिजनेसमैन एनपीवी के मुकाबले आईआरआर को प्रेफर करते हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उन्हें देना पड़ता है और रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज जो उन्हें अपने प्रोजेक्ट से प्राप्त हो रहा है उनका कंपेयर करना उनके लिए सरल होता है, इजी होता है। नेक्स्ट सेक्शन 3.6
comparison of net present value NPV and internal rate of return IRR. Both the methods are similar. IRR is dependent on NPV. दोनों का बिहेवियर लीनियर है, एक जैसा ही है. NPV कैलकुलेट करना थोड़ा इजी है, IRR में थोड़ा और स्ट्रगल करना होता है, थोड़ा और प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करना होता है. NPV में कई बार प्रोजेक्ट्स को आपस में कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है यदि उनका अमाउंट डिफरेंट हो, लेकिन IRR में अमाउंट डिफरेंट होने पे भी कंपेयर करना ईजियर हो जाता है. एक्सपर्ट्स का मानना है नेट प्रेजेंट वैल्यू या IRR से रिजल्ट सेम ही आते हैं क्योंकि यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. दोनों मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को टेक केयर करते हैं और आपस में कोरिलेटेड है. सो इस सेक्शन में हमने दोनों प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन मेथड्स को कंपेयर करा और समझा, एनपीवी और IRR को. अब हम नेक्स्ट सेक्शन 3.7 में देखते हैं कि इन दो मेथड्स के क्या 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 एडवांटेजेस है. बोथ मेथड्स टेक टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये दोनों मेथड नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक से बेटर हैं, जिसके अंदर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बेसिस पर कंपेयर नहीं कर सकते जब तक हम उनकी डिस्काउंटिंग एनपीवी या IRR की मेथोडोलॉजी से नहीं करते. एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स विदाउट दीज टेक्निक्स हमें सही डिसीजन लेने में हेल्पफुल नहीं होते. ये दोनों मेथड हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में सही डिसीजन लेने में हेल्पफुल है. कभी कभी पाया जाता है कि एनपीवी के बेसिस पे जो डिसीजन लिया जाए और IRR के बेसिस पे जो डिसीजन लिया जाए उसमें फर्क आ जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि एनपीवी मेथड ज्यादा रिलायबल है, लेकिन IRR बिजनेसमैन में ज्यादा पॉपुलर है. यह आसान है समझने के लिए लेकिन डिसेप्टिव भी है. IRR वहां फेल कर जाता है जहां पर कैश फ्लो प्लस 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 चलते हुए बीच में माइनस माइनस होकर फिर प्लस प्लस चेंज होता रहता है. IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ वहीं ज्यादा सक्सेसफुल है जहां पर कैश फ्लो एक साथ शुरू में ही हो रहा है और उसके अंदर लगातार कैश इनफ्लो है, कंसिस्टेंट है और काफी आपस में सिमिलर है, तो हम प्रोजेक्ट के डिसीजन IRR के बेसिस पे बेहतर ले सकते हैं. अन्यथा एक्सपर्ट्स का मानना है एनपीवी मेथड ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा इफेक्टिव है. सेक्शन 3.8 जहां पर कैपिटल राशनड हो, लिमिटेड हो, वहां पर एनपीवी या IRR दोनों मेथड यूजफुल नहीं है. जहां पर कैपिटल पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो, यानी कि जितना भी लिया जाने की आवश्यकता हो उतना लिया जा सके, तो ही हम एनपीवी और IRR मेथड से प्रोजेक्ट का डिसीजन ले सकते हैं. नेक्स्ट सेक्शन 3.9 एनपीवी मेथड तथा IRR मेथड दोनों फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बेसिस पर निर्धारित किया जाता है कि प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है. इनकी निर्भरता इस पर बहुत ज्यादा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न सही हो, लेकिन अगर अनसर्टेनिटी हो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे और श्योरिटी बहुत हद तक ना हो, ऐसी सिचुएशन में इन मेथोडोलॉजी के बेसिस पे प्रोजेक्ट का डिसीजन लेना घातक हो सकता है, रिस्की हो सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि एनपीवी या IRR मेथड हार्ड एंड फास्ट रूल डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं होने चाहिए. ये गाइडिंग फोर्स के रूप में है. हमें अपनी गट फीलिंग या बिजनेसमैन को पूरे एनवायरनमेंट और एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ इन IRR और एनपीवी को यूज करना है, जिससे प्रोजेक्ट अप्रेजल प्रॉपर हो सके और सही जगह पैसा इन्वेस्ट किया जा सके. मोरओवर मच कैन नॉट बी सेड अबाउट इन्फ्लेशन. अगर आने वाले समय में काफी इन्फ्लेशन है या प्राइसेस ड्रॉप कर गए तो भी प्रोजेक्ट्स हेवाय हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने लोन्स पर रिटर्न नहीं मिल पाते. तो हमें बहुत सोच समझ के प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस लेने होंगे.
हमें एज अ बैंकर हमेशा देखना है कि वी आर फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट्स विच आर ऑफ सनराइज इंडस्ट्री और नॉट। जब भी हम कस्टमर द्वारा सबमिटेड एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज स्टडी करते हैं तो हमें देखना होता है कि वह इंडस्ट्री में किस प्रकार के रिस्क इन्वॉल्व हैं, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमें दिखाए जा रहे हैं वो रियलिस्टिक हैं या नहीं, कंपैरेटिव इंडस्ट्री में वह रिटर्न्स है या नहीं। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही हमें जो प्रोजेक्ट अप्रेजल दिखाया जाता है कस्टमर द्वारा, वह हमें बहुत अलर्ट होकर देखना है। केवल एनपीवी और आईआरआर के ऊपर निर्भर करके हम लोन देने का डिसीजन नहीं ले सकते। कुछ और मेथड्स जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो है एक्सपेक्टेड एनपीवी या एक्सपेक्टेड नेट वैल्यू या रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, एक्सपेक्टेड एनपीवी रूल 2 एंड risk adjusted discount rate approach are other methods that can be used. These are not discussed here. इनको हमने यहां पर डिस्कशन नहीं किया है। तीसरा मेथड जो बहुत यूज किया जाता है वो है सेंसिटिविटी एनालिसिस। इन तीनों को हम अभी अगले सेक्शन में समझेंगे। नेक्स्ट 3.10 एक्सपेक्टेड एनपीवी रूल क्या है। जब हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स श्योरिटी से नहीं मालूम, उसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर का आइडिया है हमें। एग्जाम्पल, एक इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकते हैं यदि इकोनॉमी बूस्ट करती है, नॉर्मल हो सकते हैं यदि इकोनॉमी नॉर्मल रहती है, और लेस हो सकते हैं यदि इकोनॉमी में डिप्रेशन हो जाता है। इन तीनों सिचुएशंस के हिसाब से एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाला जाएगा। और अब एक एनपीवी नहीं होगा, 3 एनपीवी होंगे। यदि इकोनॉमी बूस्ट करती है तो एनपीवी 1, अगर इकोनॉमी नॉर्मल रहती है तो एनपीवी 2, अगर इकोनॉमी वीक हो जाती है तो एनपीवी 3। इकोनॉमी स्ट्रांग होने के चांसेस 60% है, एवरेज रहने के 40% है और डिप्रेस होने के 20% है। इसको रिवाइज करते हैं। पॉजिटिव होने के 60%, एवरेज रहने के 30% और डिप्रेस होने के 10%। इसी वेटेज के हिसाब से एनपीवीज की वैल्यू ऐड अप कर दी जाएगी। इसके आधार पर हम डिसीजन ले पाएंगे कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना वायबल है या नहीं है। इसे एक्सपेक्टेड नेट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू रूल कहा जाता है। नेक्स्ट 3.11 रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट अप्रोच फॉर एनपीवी डिटर्मिनेशन। इसमें डिसीजन मेकर या इन्वेस्टर सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि कितना रिटर्न रेट वह चाहता है जिसके अंदर वह मानता है कि जीरो रिस्क है। जीरो रिस्क में रेट ऑफ रिटर्न जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके ऊपर जो रिस्क फैक्टर है वो लोड करना होगा। इसके बेसिस पर उसका एनपीवी कैलकुलेट किया जाएगा। यह एक सब्जेक्टिव लेवल है कि वो किस सिचुएशन वो कितना रिस्की मानता है। नेक्स्ट 3.12 सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस फॉर एनपीवी डिटर्मिनेशन। इसमें जो इन्वेस्टर है वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करेगा जो प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे। यह डिसीजन मेकर को पॉइंटर्स देगा जहां पर जो डेटा, एक्सपेक्टेड डेटा पुट फॉरवर्ड किया जा रहा है उसकी रिलायबिलिटी इंश्योर की जाए, क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है, सेंसिटिव है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। जब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, एक्सपेक्टेड फ्लोज किए जाते हैं, तो उनका एनालिसिस किया जाता है सेंसिटिविटी के साथ, कितना इंपैक्ट इनका आएगा डिफरेंट सिचुएशंस का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पर। हर आइटम को स्टडी किया जाता है कि कितना प्रेशर वो ले सकता है, कितनी वेरिएशंस करने पर जो रिटर्न है वो जीरो तक गिर सकता है। नेक्स्ट 3.13 डिसीजन ट्री एनालिसिस। डिसीजन ट्री एनालिसिस फॉर एनपीवी कैलकुलेशंस। जब
हमने फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस डिटरमाइन करी तो हमने ये मान के चला कि जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी प्रोजेक्ट के पीरियड तक। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो आज हैं वही आगे भी रहेंगी प्रोजेक्ट के लिए, यह जरूरी नहीं है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट वेरी करता रहता है। जब हम एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं उस समय हमें डायनामिक फेजेस के बारे में ध्यान रखना होगा। जो भी एनवायरनमेंट के फ्लक्चुएशंस होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक ट्री की तरह। से इकोनॉमी में ग्रोथ रेट 1% इस साल डिक्लाइन करी तो अगले साल फिर 1% और डिक्लाइन कर सकती है, या इस साल 1% ऊपर गया तो अगले साल 1% और ऊपर जा सकता है। आगे क्या होगा उसकी प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट चेंजेस पर निर्धारित रहती है। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज इंटरकनेक्टेड, फ्लक्चुएशंस आर इंटरडिपेंडेंट, द होल रेंज ऑफ कैश फ्लो पैटर्न्स एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट्स आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। इस टेक्निक से प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड बिहेवियर ज्यादा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट 3.14 नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। इस सेक्शन का पहला मेथड है पे बैक मेथड। जितना भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो इस पर आधारित है कि जो कैश फ्लो रिटर्न जनरेट होगा उससे जो हम लोन लेंगे या जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका पे बैक हो जाएगा। इसमें हम हर पीरियड के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस निकालते हैं। जिस प्रोजेक्ट में भी पे बैक ज्यादा इजी है, पे बैक पीरियड कम है, जिसमें पे बैक के डिस्कम्फर्ट्स कम है, उस प्रोजेक्ट को बिजनेसमैन प्रेफर करेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जिसमें कैपिटल राशनिंग की कम जरूरत पड़े, जिसके अंदर यानी कैपिटल की कमी ना महसूस हो, ऐसे प्रोजेक्ट को प्रेफर किया जाएगा। पे बैक मेथड ये देखता है कि कितना समय लगेगा जो लिया है उसको पे बैक करने में। जितना शॉर्टर पीरियड होगा उतना प्रोजेक्ट प्रेफर किया जाएगा। इस मेथड को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बिल्कुल कंसीडर नहीं किया गया है। यह मेथडोलॉजी एक्सपर्ट्स के अनुसार आर्बिट्रेरी ज्यादा है। दूसरा मेथड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसमें जो रिटर्न आ रहे हैं, जो इनफ्लो आ रहे हैं, उनका एवरेज कैलकुलेट कर लिया जाता है। इसको कैलकुलेट किया जाता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस एवरेज रिटर्न का कंपैरिजन एवरेज इन्वेस्टमेंट से किया जाता है। ध्यान रहे इसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। लेट अस रिवाइज। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वी हैव अंडरस्टूड फॉर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन वी हैव एनपीवी मेथड, ईएनपीवी मेथड, आईआरआर मेथड। वो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते वो है पे बैक मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। हमने देखा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो इनफ्लो है उसमें से कैश आउटफ्लो माइनस करने के बाद जो नेट आता है उसे एनपीवी बोलते हैं। जब वो रेट ऑफ डिस्काउंट चूज किया जाता है जहां पर एनपीवी बराबर 0 के हो जाता है उसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। अगर एनपीवी प्लस है तो ही इन्वेस्ट किया जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। अगर दो प्रोजेक्ट्स हैं जिसका एनपीवी ज्यादा है उसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिसके एनपीवी कम है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में देखें, अगर इंटरेस्ट रेट 6% है और आईआरआर 8% है तो इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अगर इंटरेस्ट 6% है और आईआरआर 5% है तो इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। ज्यादातर एक्सपर्ट्स एनपीवी को प्रेफर करते हैं, ज्यादा रिलायबल है, लेकिन आईआरआर इजी है समझने के लिए क्योंकि यह रेट ऑफ इंटरेस्ट में होता है। एक्सपेक्टेड एनपीवी के अंदर हमें रिस्क फैक्टर को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, जिससे हम एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालकर उससे डिटरमाइन करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करी जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि कैश फ्लो सर्टेनिटी के साथ नहीं होता, उसमें अनसर्टेनिटी रहती है। सो फ्रेंड्स, कैपिटल बजटिंग स्ट्रक्चर का यह चैप्टर आपको जरूर कुछ समझ आया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स सरलता से समझ आए होंगे
कुछ नहीं आए होंगे, आप इस ऑडियो को हो सके तो 1 से ज्यादा बार सुनिएगा। कुछ पूछना हो, बताना हो, फीडबैक देना हो तो ईमेल आईडी है akagral99@gmail.com और मोबाइल है 9999428886। थैंक यू फ्रेंड्स।